We've got Uma Bharati now joining us. Thank you very much, ma'am. Thank you very much for joining us. It's wonderful to have you. Another one, you are one of the charismatic speakers and mass leaders in this election. Did you feel, or is this an exaggeration, that caste has become less important now, even in Uttar Pradesh? आपने सबसे पहले तो शुरुआत बड़ी अच्छी की कि आपने इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दिया, उसका अभिनंदन किया। जी हाँ। क्योंकि हम कई बार बच्चे अपने माता पिता को भूल जाते हैं, जिनकी वजह से हम अच्छी पढ़ाई करते हैं और अच्छे रिमार्क्स मिलते हैं। एक वन मोर थिंग, मैं भी इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। One more thing, Uma Bharati ji, one more thing I should have started with now to congratulate you on a huge victory. Many, many congratulations. थैंक यू। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वाकई मेरी जो असेंबली सेगमेंट है वो बहुत ज्यादा वोटों से जीते हैं। लेकिन आपने एक जो दूसरी बात कही, पहले मैं इलेक्शन कमीशन का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, इतनी शांति के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गया जो अनएक्सपेक्टेड था। दूसरी बात आपने जो कही कि क्या कास्ट पॉलिटिक्स खत्म हो गई, ये सही बात है कि इसके साथ एक पॉलिटिक्स और खत्म हुई, वो है क्लास पॉलिटिक्स। क्योंकि इस देश में एक पॉलिटिकल ऐसी क्लास शुरू हुई थी जो बहुत कम बाहर निकलते थे, अचानक भगवान के अवतार की तरह प्रकट होते थे और वो ये मान के चलते थे कि हम रिमोट कंट्रोल से चीजों को चला सकते हैं, जिसमें खुद अखिलेश ने भी वो भूल की कि उन्होंने अपने पिता को ग्रांटेड लिया, क्योंकि उनके पिता तो जमीनी राजनीति करने वाले व्यक्ति रहे हैं। राहुल को भी ये भ्रम रहा कि नेहरू गांधी का टैग लगा होने से ही वो मोदी का मजाक बना सकते हैं। इसलिए अब की बार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कास्ट और क्लास दोनों की पॉलिटिक्स को डिफीट हो गया है और अब जरूरतमंदों की राजनीति शुरू होगी। हमें लोगों की जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी, लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना पड़ेगा। जी हाँ, expectations are very high now and there's a lot of pressure on you. Looking ahead, and you won an election on the basis of Vikas, and you've also said Sabka Saath. In Bihar, it was a slightly more divisive election. This time it came once or twice during the election. Looking ahead in the future, under the new Modi era, is the BJP now in a much more comfortable position, of course, is the BJP going to be less divisive or more divisive? अभी जो मेरा अनुभव रहा है मोदी जी के साथ 2.25 साल काम करने का, और जो गवर्नेंस में मैंने नई चीजों की डिस्कवरी की है, क्योंकि मैं अटल जी के साथ मिनिस्टर थी, कैबिनेट मिनिस्टर थी अटल जी के साथ में 2003 तक, जब तक मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बन गई थी। उसमें और उसमें अभी एक अंतर आ गया है और उस अंतर का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो रहा था, जो कि मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने उसका मुकाबला किया है। और वो ये है कि हमारे देश में एक अजीब किस्म की गैप आई है अमीर और गरीब के बीच में। रोटी और उसकी जरूरत तो पूरी हुई है, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज हैं लाइफ की वो कम हुई हैं। हमें इसी पर फोकस करना पड़ेगा, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, इसी पे फोकस करके चलना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन चीजों को खराब कर देने में। जी हाँ, वन ऑफ द बिग डिफरेंसेस एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस इलेक्शन इज द परसेप्शन दैट यू आर tackling corruption, the biggest scourge of India's economy. Corruption, demonetization was the first step. It may or may not work, but it was seen as a genuine attempt to try and stop corruption. So, but in these elections, there was more black money used than any other election. So, are we going to genuinely see more steps after demonetization to stop corruption? There are tougher steps to take. इसकी पहली शुरुआत होती है खुद से। हमारे 2.25 साल हो गए, लेकिन मोदी के किसी भी मिनिस्टर के ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं लगा। जो चार्जेस लगे वो इतने सुपरफिशियल थे कि उनको अपोजिशन साबित नहीं कर सका। इसलिए हमने सबसे पहले खुद से शुरुआत की है। हमने एक डिपार्टमेंट को अपने काम को ठीक तरीके से चलाने की शुरुआत की। डिमोनेटाइजेशन जो हुआ है उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे होना है और बहुत बड़ा होना है। पहला इम्पैक्ट था कि लोग बहुत खुश हुए, लोगों को लगा कि बहुत बड़ा चेंज आ गया। यह है कि लोगों को ऐसा लगा
अब जो अगली चीज है वो ये है कि ये चीज जब ब्लैक मनी को खत्म करती है तो ये चीज करप्शन को फिर कैसे खत्म करती है, इस पे अगला हमला होगा, जो कि मोदी जी ने कहा भी है कि अब हम बेनामी संपत्तियों के ऊपर हमला करेंगे, और भी जो अन्य तरीके हैं ब्लैक मनी के हम उन पे भी हमला करेंगे। सबसे बड़ी चीज यह है कि उनको एक मास एडोरेशन मिला है, पूरे देश का एडोरेशन मिला है इस कदम को उठाने में, तो आगे भी अब वो निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। और उसमें उत्तर प्रदेश तो करप्शन के बिल्कुल पीक पे बैठा हुआ था, और इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों के एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि हम क्राइम को वहां खत्म कर देंगे, करप्शन को खत्म कर देंगे, और हम देश से भी उसको खत्म कर देंगे। Right. Uma Bharti ji, what worries you today? You are, now everybody says 2019 election is 100% in the pocket. Of course, they said about Vajpayee it would be 100%, and it was the biggest surprise that he lost. So what worries you? Overconfidence, too much expectations? What are your worries in this great day for you? Some niggling worries you may have. मुझे अगर आप कहें तो एक व्यक्तिगत तौर पर चिंता ये लग रही है कि 3 साल होने को आ गए हैं लगभग हमारी सरकार को, और बहुत सारे कारणों से गंगा की स्कीम बनाने के बाद में भी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का साइड है वो बहुत वीक रहा है। और मुझे उत्तराखंड की सरकार जो हरीश रावत की थी, नीतीश जी की थी, और झारखंड में रघुवर दास की, बंगाल में ममता की, उनसे दिक्कत नहीं आती थी। मुझे यूपी में दिक्कत आती थी काम करने में, हम शुरू भी नहीं कर सके थे। मुझे चिंता है कि जो लॉस हमें हो गया, हेलो कट गया, जो लॉस हमें हो गया 2 साल का, उसकी हम रिकवरी कर सकें, एक चिंता तो मेरी ये है। दूसरा ये है कि हमने जो इस 3 साल में मैंने जो देखा है कि भारत की राजनीति में और गवर्नेंस में जो परिवर्तन आया, प्राइवेट सेक्टर जिस प्रकार से एंटर किया, सब क्षेत्रों पे अपना कब्जा किया, उसके बाद में करप्शन का मुंह भी बहुत बड़ा हो गया। वो सिस्टम में जगह जगह पे अलग अलग तरीकों से एंटर कर गए हैं। इन सारी चीजों पर कंट्रोल करना मोदी जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, जिसका उन्होंने सामना किया है, और आगे भी वो इसका सामना कर सकें, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे, हेलो, तो हम पीपीपी मोड की ओर भी बढ़ेंगे, प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन के मोड की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट अकेले गवर्नमेंट सेक्टर से पूरा नहीं हो सकता। जब हम उस ओर बढ़ेंगे तो हम उसमें घुसे हुए करप्शन का जो हमें सामना करना, जो डेवलपमेंट में घुसा हुआ करप्शन है, वो एक दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है कि गंगा का चैलेंज शायद मैं उसका मुकाबला कर लूं अब, और मोदी जी के सामने जो बड़ा चैलेंज है कि देश को पूरी तरह से परिवर्तन करना है, अमीर और गरीब के गैप को मिटाना है, और डेवलपमेंट में प्राइवेट पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन से जो करप्शन की एंट्री नए तरीके से हुई है, उसका भी एक बहुत बड़ा मुकाबला है जो आने वाले समय में होगा, और मोदी जी जरूर कर लेंगे। I had asked you earlier, will 2019 की चिंता बिल्कुल नहीं लग रही है डॉक्टर राय। हम जीतेंगे। Right. No, even Vajpayee was going to win, so there are always surprises. The Indian electorate is full of surprises. But I had asked you earlier, with so much success, are you going to be more divisive or less divisive? And you're talking about progress, vikas, but in the middle of that, are you going to drop a divisive factor, which is the building of the temple? Is that going to be put on the back burner now? Are you going to focus on just development? What about the temple in Ayodhya? आपने बहुत सुंदर बात कही है। मैंने इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मंदिर उत्तर प्रदेश में है, राम मंदिर, जहां मतलब राम मंदिर का जो विवाद है उसकी जमीन उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसका जो सेंटिमेंट है वो नेशनल है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो यूनिवर्सल है। हम अयोध्या पे क्या फैसला लेते हैं, इसका असर पूरे देश के सेंटिमेंट पे पड़ता है, और हम अयोध्या पे क्या फैसला लेते हैं, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे भारत की इमेज के बारे में पड़ता है। इसलिए हम उत्तर प्रदेश को, मैंने कभी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव से और अयोध्या को जोड़ के कभी नहीं देखा। अयोध्या को मैंने यूनिवर्सल इम्पैक्ट से जोड़ के देखा और भारत के सेंटिमेंट के साथ में जोड़ करके देखा। अब बात आई है कि ये आगे कैसे होगा और क्या होगा। आप अच्छी तरह से जानते हो, 3 जजेस की जो बेंच थी उनने खुद बता दिया कि जहां रामलला बैठे थे वो राम जन्मभूमि है। हमारी पूरी लड़ाई इसी के लिए थी कि हमें कहा जाता था कि वो राम जन्मभूमि नहीं है, और हम इसके लिए जान देने, मैं खुद वहां गोली खाने के लिए तैयार थी इस बात के लिए कि ये राम जन्मभूमि है। वो चीज खत्म हो गई, उस पर स्टैंप लग गया, कोर्ट का भी लग गया कि वो राम जन्मभूमि है, वहां रामलला जहां बैठे हैं वो जगह रामलला की है। अब बात यह है कि जमीन किसकी है, आज जो जमीन दर्ज है वो किसके नाम दर्ज है, रियल ओनरशिप किसकी है। तो इट इज ए डिस्प्यूट ऑफ लैंड नाउ।
तो ये तो इतने प्रेम से सॉर्ट आउट हो सकता है, प्रेम से। कोर्ट के बाहर भी, क्योंकि डिस्प्यूट ऑफ लैंड है, और कोर्ट के अंदर भी सोमनाथ के तर्ज पे भी हो सकता है। So you are not going to fight anymore, you are going to try and get it by prem if at all, otherwise you are not fighting about it anymore. We don't need to fight because we won the battle. You won the battle in terms of identification, but it still defies. One last thing, I think I'll ask others to Yes. ask you questions also. You are, and there are great expectations on you to clean up the Ganga. And there was, during the campaign, a lot of reasons were given that the Akhilesh government was not being cooperative. Now you have your own government. Will you clean the Ganga up in the next 2-3 years? आपने बिल्कुल सही बात मुझसे पूछी है। यही बात मैंने आपको कहा भी कि मुझे चिंता यही है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से मुझे पूरी तरह से सपोर्ट रहा, पीएमओ का सपोर्ट रहा, सारे मंत्रियों का सपोर्ट रहा, और एक उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी राज्यों का भी नॉन कोऑपरेशन नहीं रहा। इसी एक राज्य ने प्रॉब्लम खड़ी की, और इसी राज्य में गंगा मैली हुई है, कानपुर जैसी जगहों पे सबसे ज्यादा मैली हुई है। इसलिए मेरे लिए, आपने जब पूछा ना आपके लिए चिंता क्या है, तो आई एम रियली कंसर्न एंड आई एम रियली थिंकिंग अबाउट इट कि वुड आई बी एबल टू डू इट। और ये चीज मुझे इतनी ज्यादा चिंता में डाले हुए है कि आप समझ गए ना, मेरी जान, मेरी जिंदगी इसी पर टिकी हुई है कि मैं गंगा को, और उसमें से एक डॉक्टर रॉय भी हैं जिनको मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं गंगा को निर्मल कर सकी। I think the whole country is more behind you on this factor, the Ganga cleaning up, than on any other factor. That is an all India issue because it is in a terrible state and it's such an important river that affects more than 200 million people. So we wish you the best of luck in cleaning that up. Yes, yes. क्वेश्चन। थैंक यू। उमा जी, मैं शेखर गुप्ता बोल रहा हूं, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपसे एक सवाल, हाँ। आप बुंदेलखंड को बहुत अच्छा जानती हैं, और वो बहुत, यूपी अगर पिछड़ा हुआ है तो बुंदेलखंड और भी पिछड़ा हुआ है, और कुछ जिले उसके मध्य प्रदेश में भी हैं। तो आप सोचते हैं कि अब समय आ गया है कि यूपी के फिर छोटी स्टेट्स बनाने की जरूरत है, जैसे उत्तराखंड बनाया गया, ऐसे बुंदेलखंड, ये वेस्टर्न यूपी का जो हरित प्रदेश बोलते हैं, पूर्वांचल, इसके 3 या 4 राज्य बनाए जाए, क्योंकि इतने बड़े राज्य को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप मुख्यमंत्री हो तो अलग बात है, लेकिन किसी और के लिए संभालना तो बहुत मुश्किल है। पहले का मैं उत्तर दे दूं कि आप मान लीजिए कि मैं गंगा के अलावा कुछ नहीं सोचती हूं। दूसरी बात आपने बुंदेलखंड की कही, हमने ऑलरेडी अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही है कि हम बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाएंगे। भाजपा छोटे राज्यों की हमेशा पक्षधर रही है। कल के दिन छोटे राज्यों के गठन के लिए जब पुनर्गठन आयोग बनेगा तो उसमें बुंदेलखंड को भी विचाराधीन होना ही है। कभी ना कभी तो बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनना ही है, लेकिन उसके पहले हम बुंदेलखंड के डेवलपमेंट के लिए इसका वेट नहीं करेंगे कि अलग राज्य बन जाए। बिना अलग राज्य बनाए भी बुंदेलखंड विकास बोर्ड के जरिए और बुंदेलखंड पैकेज के जरिए हम उसका समाधान निकाल सकेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा है, भारत के सबसे पिछड़े इलाकों में, गरीब इलाकों में एक बुंदेलखंड है, उसके 10 लाख मजदूर तो अकेले दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं। केन बेतवा रिवर लिंकिंग शुरू होने वाली है। मैं आपको एक खुशखबरी सुना रही हूँ। ये One last question. उमा जी, मैं श्रीनिवासन जो वहां की गरीबी को दूर करेगा। जी, उमा जी, श्रीनिवासन जैन, आपको भी मैं भी बधाई देना चाहता हूं। आपसे एक सवाल ये पूछना था कि आपने बहुत करीबी से अटल अडवाणी भाजपा को देखी है, और अब आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह भाजपा को भी बहुत करीबी से देख रही हैं। क्या फर्क सबसे बड़ा आप इन दोनों भाजपा में देख रही हैं, जो बदलाव आया है पार्टी? ये जो फर्क है ना, इसका कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अटल जी और अडवाणी जी के समय के चैलेंजेस अलग थे और अभी के समय के चैलेंजेस अलग हैं। उस समय का चैलेंज था कि कांग्रेस एक बहुत मजबूत पार्टी थी और भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपोजिशन में भी जो कांग्रेस को अपोज करते थे उसमें समाजवादियों का और साम्यवादियों का कब्जा हो जाता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हो गए हैं और हमारे सामने जो अपोज करने वाले लोग हैं वो अलग अलग हैं, तितर बितर हैं और बिखरे हुए हैं। और लेकिन वो जिस प्रकार से हम पे हमले बोलते हैं, जैसे अभी की घटना हुई रामजस कॉलेज की हुई, जेएनयू की हुई, मतलब हमारी इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं, हमारे वोट का नुकसान नहीं कर पाते हैं। इसलिए अभी अब की बार के चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं और इन सारे चैलेंजेस को पार करके वोटर तक अपना हाथ बढ़ा देना और उसका हाथ पकड़ लेना, ये कुशलता अमित शाह में है। और मोदी जी ने तो जिस प्रकार से राइज किया है, वो जहां से उठे हैं,
जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए, एनडीटीवी इसका गवाह रहा और गुजरात को बेस्ट स्टेट का अवार्ड भी मिलते रहे, आप उसके विटनेस रहे हो। कितनी खराब स्थिति में था अर्थक्वेक के कारण गुजरात। मोदी वहां पहुंचे और उसको रिकवर करके ले आए। आज देश भी अर्थक्वेक जैसी स्थिति में ही था 10 साल, क्योंकि रिमोट कंट्रोल से एक सरकार चली थी मनमोहन सिंह जी की, और उसके परिणाम स्वरूप 10 साल में जो कुछ इस प्रदेश ने भुगता और उत्तर प्रदेश ने सपा और बसपा के रूल में भुगता, ये लगभग अर्थक्वेक जैसी ही गिरे हुए देश की और गिरे हुए राज्य की स्थिति थी। तो इसलिए ये चैलेंज डिफरेंट है। अटल जी और अडवाणी जी के चैलेंज डिफरेंट थे, हमारे चैलेंज डिफरेंट है। वेरी क्लियर, तुलना मत करिए, मोदी तो यूनिक पर्सनालिटी है। उमा भारती जी, that's a very clever answer, very brilliant answer, and once again congratulations, and you leave us with a big smile to show how happy you are today. Thank you very much. Thank you very much. Congratulations.